जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जेकेएसएसबी फाइनेंस एसआई एग्जाम में जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसको रिवाइज करेंगे आज इस लेक्चर में। सभी टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन है उसके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। पहले आपने ये सभी क्वेश्चन खुद ट्राई करना है क्योंकि आपका एक रिवीजन सेशन है, ऑलरेडी आपने साइंस कवर करी है। अब आपके एग्जाम में भी कम ही टाइम है, ठीक है। तो पहले खुद क्वेश्चन कवर करना, 17 क्वेश्चन है ये। और मैं उसके साथ साथ कुछ आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि चीज़ें भी आपको साथ साथ रिवाइज होती जाएंगी, और सोर्स भी बताऊंगा कहाँ से आपने इन चीज़ों को पढ़ना है ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इन पैरासाइटिज्म द ऑर्गेनिज्म दैट इज हार्म्ड इज कॉल्ड। देखो पैरासाइटिज्म वाले जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं। इसमें वो ऑर्गेनिज्म जो हार्म होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको होस्ट बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं, प्रे बोलते हैं, या म्यूचुअलिस्टिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? पैरासाइटिज्म की बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे हमारे पेट में बोलते हैं नहीं, वो कीड़े पड़ गए, दैट इज नोन ए राउंड वार्म। वो क्या करते हैं, हम जो खाना खाते हैं ना, हमारे खाने में से एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी ले लेते हैं और हमारे किसी काम के आते हैं नहीं, हमें बीमार ही करते हैं। उन्हीं को बोलते हैं पैरासाइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर लीच होती है, लाइस वगैरह हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, जानवरों की बॉडी से जो है ब्लड को सक कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जुए जिसे कहते हैं, बॉडी से क्या कर लेते हैं, ब्लड सक कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उस एनिमल को नुकसान होता है, प्लस उस लीच का फायदा होता है। इसको बोलते हैं पैरासाइट। अब कहते हैं कि पैरासाइटिज्म वाले प्रोसेस में जिसको नुकसान होता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट, प्रीडेटर, प्रे या म्यूचुअलिस्ट। उसको बोलते हैं होस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में अगर राउंड वार्म है तो मैं होस्ट हूं राउंड वार्म के लिए, ठीक है, क्योंकि हार्म मुझे हो रहा है। प्रीडेटर बोलते हैं शिकारी को, ठीक है, और प्रे बोलते हैं शिकार को। ये चीजें आपको, म्यूचुअलिस्टिक होता है वो रिलेशन जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, जैसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये टॉपिक है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन में से मुझे लगता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड हैं? एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसमें क्या होता है, अपना खाना खुद बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ये सारे ऑटोट्रॉफिक में आ जाते हैं। दूसरा आ गया हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक में होता है जब अपना खाना आप खुद नहीं बनाते हो, किसी पे डिपेंडेंट हो फॉर फूड, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं। न्यूट्रिशन के लिए आप किसी पे डिपेंड हो, दैट इज नोन है हिट्रोट्रॉफिक। ये हम सबको पता है। इसके अंदर ही हमारे पैरासाइटिक आ जाते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अभी हमने पढ़ी, जिसकी एग्जांपल क्या है, लीच, लाइस, ये डिपेंड करती है राउंड वार्म्स बॉडी में। एक होती है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें आप अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हो फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। फॉर एग्जांपल फंजाई, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या कर लेती है, अपना कंडे। फॉर एग्जांपल ब्रेड के ऊपर वो माउथ जम जाता है ना, फंजाई उसी को बोलते हैं, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, आप उस ऑर्गेनिज्म या जो भी चीज आप खा रहे हो, क्या ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, कोई भी चीज है, फ्रूट है, आप उसको डायरेक्टली इनटेक कर लेते हो और बॉडी के अंदर जाके ही उसकी डाइजेशन होती है। तो जब भी डाइजेशन बॉडी के अंदर जाके होती है, आप उसको पूरा कंज्यूम करते हो, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हो होलोजोइक। ये किस में होती है? ह्यूमंस में होती है, अमीबा में होती है, और मैक्सिमम सभी एनिमल्स में कौन सी होती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हमने क्या देखा हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर? पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक में क्या है, डेड एंड डिकेइंग, फंजाई वाला केस आ गया। होलोजोइक में हमने क्या देखा, होलोजोइक में अमीबा वाला केस देख लिया। अमीबा भी उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसके थ्रू फूड मॉलिक्यूल को डायरेक्टली अंदर ले लेता है, फूड वैक्यूल में जाके वो टूटता है। इसी तरह ह्यूमंस हम भी ले लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वहां पर जाके टूटता है, ठीक है। इसके साथ एक ना, जैसे म्यूचुअलिस्टिक, इस तरह से यहाँ पर ना एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, अलग से पढ़ते हैं इसको। सिम्बियोटिक में क्या होता है, सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इसकी एग्जाम्पल जैसे लाइचन। लाइकन एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, किसके बीच में? अमीबा और फंजाई के बीच में। इसमें क्या होता है, अमीबा और फंजाई बाई बाई हैं। बाई बाई होने का मतलब है ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं इनटेक करने में। फॉर एग्जांपल दोस्ती होती है ना, जैसे एक किसी चीज में हेल्प कर जाए। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो कुछ पोर्शन मेरा वीक था, मेरे दोस्त का स्ट्रॉन्ग था, वो मुझे उस पोर्शन में हेल्प कर देता था, क्योंकि हम पेपर से 5 दिन पहले ही पढ़ते थे। तो कुछ पोर्शन उसका वीक था, मैं हेल्प कर दिया। ये होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अमीबा और फंजाई का भाई भाई वाला रिलेशन। यहाँ पर क्या होता है, अमीबा जो है, अमीबा बेसिकली आपको पता है अमीबा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक है ये, ठीक है। अमीबा ऑटोट्रॉफिक है, ये खाना बना सकता है, तो ये फूड प्रोवाइड करता है। फंजाई इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अमीबा इसी के ऊपर होल्ड करता है, प्लस इसको नाइट्रोजन वगैरह फिक्स करने में हेल्प कर देता है। तो देखो दोनों मिलकर रह रहे हैं, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सिम्बियोटिक बोलते हैं। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक। हिट्रोट्रॉफिक में 3 पढ़ ली, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड होलोजोइक, ठीक है। सर और क्या पढ़ना है? देखो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, आपने कहीं से भी पढ़ा हो,
चाहे किसी बुक से पढ़ो, ल्यूसेंट से पढ़ो, या और कहीं जनरल साइंस के सोर्सेज डिफरेंट चैनल से पढ़े, कहीं से भी पढ़ो यार, आपका एग्जाम निकलना चाहिए। ये कोई चीज़ नहीं कि एक जगह से पढ़ो। बट आई हाईली रिकमेंड यू कि जो मैंने एमसीक्यूज पढ़ाए हुए हैं जनरल साइंस के, उसको एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, और उसके साथ साथ रिवाइज भी हो जाएंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़। तो जनरल साइंस में प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी आपके एग्जाम की रेलिवेंट चीज़ें वहाँ से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। उसके साथ साथ एक विटामिन का एडिशनल टॉपिक है, वो आप जरूर देख के जाना, क्योंकि विटामिन और डिजीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। डिजीज तो मेंशन है, विटामिन डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट विटामिन देख लेना। और जो आपके रिलेटेड लेक्चर हैं, अगर उनके ऊपर फाइनेंस ऐसा ही नहीं लिखा हुआ है थंबनेल में, तो ये नहीं कि आपने वो देखना नहीं है, बार बार मेरे पास टाइम नहीं, मैं चेंज करूंगा। जो जो आपके एग्जाम के सिलेबस में मेंशन टॉपिक है, उनके रिलेटेड एमसीक्यू जरूर देख लेना, ठीक है। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू एट द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम। एक जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इकोसिस्टम में, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। बोलोगे सर ये क्वेश्चन कितनी बार आपने पढ़ा लिया? भाई इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि एनर्जी जो डिक्रीज होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पे जब हम जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है बेसिकली, पहले खुद ट्राई करो। इसका आंसर है बी, डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज होती है, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे प्रोड्यूसर के केस में उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर कंज्यूमर, जैसे हर्बीवोर्स आगे, देन आपके कार्निवोर्स आगे, टॉप कार्निवोर आगे, इनमें एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और इस तरह के पायरामिड को बोलते हैं अपराइट। तो अगर आपको बोले एनर्जी के केस में किस तरह का इकोलॉजिकल पायरामिड बनता है, तो अपराइट बनता है। इकोलॉजिकल पायरामिड भी इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी जो है हर ट्रॉफिक लेवल के बाद डिक्रीज होती है। किसने बताया था? लिंडेमैन ने दिया था एक 10% ला। उसने बोला था कि हर ट्रॉफिक लेवल के बाद एनर्जी 10% डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज नहीं, ओनली 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 100 है तो इसका 10% ही इधर पहुंचेगा, तो सिर्फ 10% एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पहुंचती है, बाकी एनर्जी रिस्पायरेशन और दिस दैट में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। ये किसने दिया था? लिंडेमैन ने दिया था, 1942 में दिया था, आई थिंक एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, देख लेना, ठीक है। यहां पर आपने इकोलॉजिकल पायरामिड्स अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि एनर्जी के रिलेटेड। बाकी ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर, थोड़ी फूड चेन्स को देख लेना, फूड वेब को देख लेना, इंपॉर्टेंट फूड चेन जरूर देख लेना। ग्रासलैंड वाली, एक्वेटिक वाली फूड चेन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको कौन खाता है, दिस दैट, ठीक है। इकोलॉजिकल पायरामिड की बात करें, पायरामिड में 3 इकोलॉजिकल पायरामिड्स होते हैं, बनते हैं। एक होता है पायरामिड ऑफ नंबर, एक होता है पायरामिड ऑफ एनर्जी, और एक होता है पायरामिड ऑफ मास, जिसको बायोमास कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर कितना है आपको पता है। एनर्जी का पायरामिड हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि एनर्जी देखो जब भी सबसे नीचे सबसे ज्यादा ऊपर कम होती जाए, इस पायरामिड को बोलते हैं अपराइट। तो मैंने आपको यही बोला कि एनर्जी के केस में जो है एनर्जी हमेशा कम होती जाती है अब जैसे जैसे टॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब ये हमेशा अपराइट ही होगी। बट अगर बायोमास की बात करें, बायोमास में अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बायोमास होता है ऑर्गेनिक मैटर कितना है, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रीज की बात करें उसमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद हर्बीवोर्स में उससे कम ऑर्गेनिक मैटर, फिर उसके बाद उससे कम, उससे बाद कम। मतलब जो टेरिस्ट्रियल हमारा इकोसिस्टम है वहाँ पर अगर आप देखो तो अपराइट होता है। बट अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में चले जाओ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो बायोमास का पायरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे यहाँ पर कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम होता है, उससे ज़्यादा होता है जूप्लैंक्टन का। जूप्लैंक्टन से भी ज़्यादा बायोमास होता है स्मॉल फिशेस का, और सबसे ज़्यादा बायोमास होता है लार्ज फिशेस का। तो देखो ये इन्वर्टेड बना ना, सबसे नीचे कम फिर ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऐसे केस को बोलते हैं इन्वर्टेड पायरामिड। तो बायोमास के केस में, टेरिस्ट्रियल के केस में अपराइट होता है, और एक्वेटिक के केस में इन्वर्टेड हो सकता है। बायोमास के केस में दोनों हो सकते हैं, एनर्जी के केस में सिर्फ अपराइट होता है। ये चीज़ मैंने आपको सिखानी है। इसी तरह सेम इज द केस भी पायरामिड ऑफ नंबर। नंबर के केस में भी इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रीज की बात करूँ ना, ट्रीज, अगर हम ट्रीज की बात करें, ट्रीज का जो है बायोमास से ज्यादा, ट्रीज का अगर 2 इकोसिस्टम होते हैं, यहाँ पर भी ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ आज। एक होता है ट्री इकोसिस्टम, एक होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम या टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम या टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, सबसे नीचे हो जाता है हमारे प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं, हर्बीवोर्स, ठीक है, इनका नंबर कम होता है। उसके बाद जो आ जाते हैं कार्निवोर, इनका नंबर कम होता है। तो नंबर की बात हो रही है कि कितने वो पाए जाते हैं, ये कम होता है। ये तो आ गया अपराइट वाला। एक होता है आपका ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम का ना इन्वर्टेड होता है। क्यों? क्योंकि ट्री जो है, अगर एक ट्री की बात करो, ट्री सिंगल है, उसके ऊपर बर्ड्स बहुत ज़्यादा बैठी होती हैं, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में अगर एक ट्री की बात करें, एक ट्री खुद में भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक ट्री खुद में भी एक इकोसिस्टम। अगर ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो वो इन्वर्टेड। यहाँ पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक ट्री की बात नहीं होती है, नंबर ऑफ ट्रीज की बात होती है। आपको पता है ट्रीज ज़्यादा होते हैं, ट्रीज और प्लांट ज़्यादा होते हैं, उससे कम हर्बीवोर्स होते हैं, उससे कम कार्निवोर्स होते हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो अपराइट ही आएगा। बट अगर खाली एक ट्री इकोसिस्टम की बात करें, वहाँ पर ट्री तो एक है, उसके बाद बर्ड्स 4 बैठी हुई हैं, 4 के ऊपर उनके ऊपर पैरासाइट 500 होंगे, उसके ऊपर हाइपर पैरासाइट भी होते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे करके ये इन्वर्टेड बन जाता है।
तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि पायरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा क्या है, अपराइट होता है, और पायरामिड ऑफ जो नंबर है और बायोमास वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और अपराइट भी हो सकते हैं। सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया आपने। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज क्रिएट्स मोर पोल्यूशन, इनमें से कौन सा एनर्जी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, सीएनजी, फॉसिल फ्यूल, सोलर सेल या नन ऑफ द अबव। यार कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो फॉसिल फ्यूल को खत्म करने के लिए लाए गए, तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन भी है, तो सिंपल क्वेश्चन था। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे लेक्चर लाया हुआ, देख लेना, क्लियर हो जाएगा। सोलर सेल, सीएनजी कैसे बनते हैं, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सब वहाँ पर पढ़ाया था। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, अ रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम, रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम किसकी एग्जाम्पल है? रॉकेट ऊपर जाते हैं ना, देखा होगा जाते हुए, तो वो किसकी एग्जांपल हमें बताएं? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की, या फोर्थ लॉ ऑफ मोशन की? फोर्थ लॉ तो भाई पहले था ही नहीं न्यूटन का, न्यूटन ने 3 ही लॉ दिए थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका आंसर है, पहले खुद ट्राई करो, ऑप्शन सी, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ में ये बोला गया है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप जितनी फोर्स किसी चीज पे लगाओगे वो भी आप पे उतनी फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर रॉकेट के केस में पता क्या होता है, ये अगर सपोज करो रॉकेट है जो हमें लॉन्च करना है, फॉर एग्जांपल ये रॉकेट हमें लॉन्च करना है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना गैसेज होती हैं, क्या होती हैं, गैसेज। इन गैसेज को नीचे भेजा जाता है, गैसेज को नीचे देता है। अब जब गैसेज को आप नीचे भेजोगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ना। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि जहां पर आप जितनी आप तेजी से फोर्स से गैस को नीचे भेजोगे उतनी ही फोर्स ही अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाएगा। यही है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। आप किसी को थप्पड़ मारो, आपको उतनी फोर्स से थप्पड़ लगाएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग बॉडी से। तो जितनी गैसेज नीचे जाएंगी, जितनी फोर्स है, उतना ही ये ऊपर भी इसको क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये रॉकेट ऊपर लॉन्च हो जाएगा। यही है रॉकेट पावर। ये किस पे डिपेंड करता है? न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में रहेगी, मोशन में रहेगी, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, वो अपनी स्टेट खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है? फोर्स। ये अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सेकंड लॉ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि जितने आप फोर्स लगाओगे उतना चेंज होगा मोमेंटम का। F इज टू dp/dt, ये हमने पढ़ा था, और यहाँ से हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल छोटा सा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। सर हमें पता था कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर। अब 1 एम्पेयर किसके बराबर होता है, ये हमें डिफाइन करना है। 1 एम्पेयर, देखो यार, अगर आपको करंट का फॉर्मूला पता है, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आप करंट को 1 एम्पेयर ले रहे हो तो चार्ज को क्या लोगे? देखो पहले आंसर खुद पढ़ लो। चार्ज पर पासिंग पर मिनट, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, या चार्ज पर सेकंड, ठीक है। ये 1 एम्पेयर पूछा है, ये एम्पेयर ये नहीं पूछा कि करंट की डेफिनेशन क्या है। तो इसका आंसर पहले खुद ट्राई करो। इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो अगर आप करंट 1 एम्पेयर ले रहे हो तो चार्ज भी 1 लोगे, तो चार्ज की यूनिट क्या, कूलम, तो 1 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम। किस में लेते हो आप? टाइम ऐसे में सेकंड में लिया जाता है, तो 1 कूलम बाय 1 सेकंड। देखो कौन सा ऑप्शन है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। आपका करंट की डेफिनेशन ही होती है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब चार्ज पर सेकंड, ठीक है। चार्ज पर सेकंड ही बेसिकली क्या होता है, चार्ज पर टाइम ही क्या होता है, हमारा करंट होता है, ठीक। करंट के यूनिट एम्पेयर होते हैं, चार्ज के कूलम होते हैं, पोटेंशियल के वोल्ट होते हैं। करंट को मीटर से मेजर करते हैं, पोटेंशियल को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। बट अगर सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना होगा कि सर्किट में करंट है या नहीं है, हम किसका यूज़ करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। किसका यूज़ करते हैं? गैल्वेनोमीटर, टू डिटेक्ट द करंट, सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए। और स्मॉलर यूनिट भी होते हैं, जैसे मिली एम्पेयर होते हैं, माइक्रो एम्पेयर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई, ये सब चीज़ें याद रखना। हु कॉइन्ड द टर्म वर्ड इलेक्ट्रॉन? वर्ड इलेक्ट्रॉन किसने कॉइन करा था? डेमोक्रिटस ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जी.जे. स्टोनी ने। तो किसने करा था? जो इलेक्ट्रॉन कॉइन करा था, जी.जे. स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन को कॉइन करा था जी.जे. स्टोनी ने, डिस्कवर करा था थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या करा था? डिस्कवर करा था। डेमोक्रिटस ने वर्ड दिया था एटम। एटम वर्ड किसने दिया हुआ है? डेमोक्रिटस ने दिया है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। इसी तरह गोल्डस्टीन ने क्या करा था, ये कमेंट सेक्शन में बताना। गोल्डस्टीन ने क्या करा था, किसको डिस्कवर करा था? गोल्डस्टीन ने। इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए। सभी करो, अभी कर दो, पॉज करो, आंसर करो। अगर नहीं आता गूगल में देखो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गोल्डस्टीन ने किसको डिस्कवर करा? तो किसने कॉइन करा था वर्ड इलेक्ट्रॉन? जी.जे. स्टोनी। इसका जी.जे. की फुल फॉर्म भूल गई मेरे को। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा, थॉमसन ने डिस्कवर करा था इलेक्ट्रॉन को, और डेमोक्रिटस ने एटम वर्ड दिया था। ये चीज़ें सर हमें ऑलरेडी आती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज द अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन के अपोजिट प्रोसेस कौन सा होता है? मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन या बॉइलिंग, ठीक है। इवेपोरेशन के अपोजिट प्रोसेस कौन सा होता है, हमें ये बताना है। देखो इवेपोरेशन होता है वाटर का, किसी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल वाटर का वेपर में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज नोन है इवेपोरेशन। इसका उल्टा, वेपर का वाटर में कन्वर्ट हो जाना, बादल, कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर हमें सारे जानने कौन से क्या प्रोसेस होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। ये आ गया सॉलिड,
ये आ गया हमारे पास लिक्विड। ऐसे डायग्राम बना के कहीं पे एक जगह पे लिख लो ना, फिर भूलता नहीं है। वैसे तो आपको ये आता होगा। अगर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। अगर गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, ये दो क्लियर हो गए डायरेक्ट वाले, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन, गैस टू डायरेक्ट सॉलिड डिपोजिशन, ये तो हमें क्लियर हो गया सर। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना हो, दैट इज नोन एज फ्यूजन। क्या? फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ से याद रखो फ्यूजन। और अगर लिक्विड से गैस में जाना हो, दैट इज नोन एज वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसलिए बोलते हैं। ठीक है, अब इन्हीं का उल्टा, अगर लिक्विड से सॉलिड में जाना हो तो भाई सॉलिड बन रहा है, इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, और अगर आपने गैस से लिक्विड में जाना मतलब वेपर से वापस वाटर बनना हो तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, ये डायग्राम कहीं पर नोटबुक में बना लो और ये चीज़ें आपको याद हैं। सॉलिड टू डायरेक्ट गैस सब्लिमेशन, गैस टू डायरेक्ट सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, एंड इसका उल्टा सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड टू गैस इज वेपराइजेशन, है इसका उल्टा कंडेंसेशन होता है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब ऐसे नहीं घूम रहा है, आवारा पागल मोशन नहीं कर रहा है, एक डेफिनेट डायरेक्शन पे मोशन कर रहा है, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बेसिकली होता है आपने कितना पाथ ट्रैवल किया। आपने जितना भी पाथ ट्रैवल किया, आप फॉर एग्जांपल जम्मू से दिल्ली जा रहे हो तो भाई घूम घूम के जाओगे रोडों में तो अलग अलग पाथ ट्रैवल करोगे, बट आपको मैं ऐसे लॉन्च करता हूँ यहाँ से कि आप डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में जाके दिल्ली पहुँच जाओ, तो वो क्या होगा? यही पूछ रहा है। तो बेसिकली डिस्टेंस होता है आप कितना पाथ ट्रैवल करो, किसी भी डायरेक्शन में जाओ। बट जब अगर हम बात करें किसी पाथ को एक डेफिनेट डायरेक्शन में कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या स्पीड, उसको क्या बोला जाता है? पहले खुद ट्राई करो, आंसर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। ये सब पढ़ाया हुआ है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफिक है। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन स्पेसिफिक है। एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई बनोगे तो फोर्स बन जाती है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन स्पेसिफिक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम्स आर पैरेलल। 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, हमें बताना है कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यार कितनी बार पढ़ा है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर लो सिंपली, तो वही आएगा। बट यहाँ पे पैरेलल बोला, पैरेलल की केस में पता क्या करते हैं? इनको उल्टा करो पहले, फिर ऐड करो, 1/R1 करो प्लस 1/R2 का। इनको ऐड करने के बाद ये तो आ गया 1/RP। अब RP निकालने के लिए इसको जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना। ठीक है, कैसे करेंगे सर? दो रेजिस्टेंस कितने थे पहले खुद ट्राई करो, इसको रोक के ट्राई करके आंसर मार करो, फिर मैं बताता हूँ। एक है 3 ओम, एक है 6 ओम। ठीक है, अगर तो तुम क्लास में होते ना, मैं ऐसे रुका के लेक्चर, आराम से रुका के ना लेक्चर तुम्हें बोलता पहले निकालो, बट यहाँ पर आपको खुद ही पॉज करके खुद ही करना और बाद में एक्सप्लेनेशन को सुनना, क्योंकि ये तो मैं हाथ से आगे करवाऊंगा नहीं। ठीक है, तो 3 ओम और 6 ओम का आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/3 आ जाएगा। उल्टा करके करना है, ये देखो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करो, 6 नीचे आ जाएगा, 3 2 6, 2 + 1, तो ये क्या आ गया 3/6। ये तो आपको करना आता होगा, 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ गया 1/2 इसका आंसर। लेकिन ये आपका 1/RP आया है, आपने RP निकालना है रेजिस्टेंस पैरेलल, तो इसको उल्टा करना जरूरी है। कई बार बच्चे एग्जाम में आएंगे ना तो ये उसको उल्टा ही नहीं करेंगे, इसको उल्टा करके आ गया 2 ओम। तो जब भी आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगा तो आपका निकलेगा 1/RP पहले, उसको उल्टा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर ये क्वेश्चन सेट करने वाले ने बेवकूफ़ी कर दी। अगर मेरे जैसा होता ना क्वेश्चन सेट करने वाला, मैं यहाँ पर ऑप्शन 1/2 भी रखता। क्यों रखता? क्योंकि इसको चेंज ही नहीं करते हैं, चेंज करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, दिमाग में फिक्स कर। आप ये नहीं सोचना कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बट ये चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि आज स्ट्रिक्टनेस होगी, मॉक क्वेश्चन में स्टिकनेस होगी तो बाद में जाके आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑन फूड पार्टिकल्स टू लिबरेट एनर्जी। हाँ, अब आपका जो फूड पार्टिकल्स हैं वो सेल्स में जाके टूटते हैं, एनर्जी बनती है, ग्लूकोज टूटता है, आपको पता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस में होती है? डाइजेशन में, ट्रांसपीरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, रिस्पायरेशन में, एक्सक्रीशन में, किस में होता है कि फूड पार्टिकल टूटता है और एनर्जी निकलती है? देखो इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं खाना टूट रहा है, खाना टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ऐसा नहीं है, डाइजेशन में खाना तो टूटता है बट उससे एनर्जी नहीं निकलती। एनर्जी निकलने वाले प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आपके सिलेबस में मेंशन है और मैंने ह्यूमन रिस्पायरेशन भी आपको पढ़ाया था। देखो जब भी हम खाने का इंटेक करते हैं
और डाइजेशन की हेल्प से टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में वो टूट गया, कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जाएगा हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ से ये लेगा ऑक्सीजन को, क्या लेगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की हेल्प से ये क्या करेगा, ये टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये रिस्पायरेशन से होते हैं। दो तरह की रिस्पायरेशन थी ना, हमें इंटरनल रिस्पायरेशन, एक एक्सटर्नल में ब्रीदिंग आ गया। इंटरनल रिस्पायरेशन में जाकर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये जो है ग्लूकोज टूटता है और हमारे पास क्या रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ एक बार। बताना क्या है, सिर्फ होता क्या है कि ग्लूकोज जो है ना, वो उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, 6। ये पहले टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर पायरूवेट में। पायरूवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3। आगे जाके ये 3 वे में टूट सकता है। अगर तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा है, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में टूट रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा, एनर्जी, जो हमारा प्रोसेस होता है। अगर ये इन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट टूटता है तो इथेनॉल बनता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या बनता है, इथेनॉल। अगर मतलब अगर एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो क्या बन रहा है, एनर्जी। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है यीस्ट की प्रेजेंस में, तो इथेनॉल बनता है, शराब। और अगर क्या, अल्कोहल बनता है। और अगर क्या होता है कि अगर ये लिमिटेड एयर में टूटता है, लिमिटेड एयर मतलब हमारे मसल्स में, फॉर एग्जांपल लिमिटेड एयर में हमारे मसल्स में अगर ये टूटता है, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है लैक्टिक एसिड की। ठीक है, और इसमें से हमारे काम का कौन सा, रिस्पायरेशन में, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन भी वही आ गया। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनॉर्बिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यीस्ट वाला। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल एनर्जी। यार ये तो वो आ गया ना एब्सेंस वाला, वाटर अल्कोहल एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। तो इसका आंसर क्या है, पहले खुद ट्राई करो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो होता क्या है, C6H12O6, ये है हमारे ग्लूकोज चर्चा। प्लस इसमें हमने डाल दिया ऑक्सीजन, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये टूटता है वाटर में, प्लस यहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है। सिंपल तो है, इसमें क्या देखना है इतना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमें बताना है। ठीक है, निट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हमें बताना है। कौन सी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, ओजोन, ये सारी ग्रीन हाउस गैस है। निट्रस ऑक्साइड N2O ये जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं। इवन नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर का 78% तो नाइट्रोजन ही कैरी करता है। ठीक है, निट्रस ऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। मैंने प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज आपको बताई थी लेक्चर में। ग्रीन हाउस गैस ओजोन डिप्लीशन पे एक ही लेक्चर है, वो जरूर देख लेना। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड। ओजोन लेयर डिप्लीशन कहाँ पर होती है, आइनो, स्ट्रैटो, लिथो या नन ऑफ द अबव। देखो अगर हम लेयर्स की बात करें, वी हैव ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, देन स्ट्रैटो, ट्रोपोस्ट्रैटो, मीजो, ठीक है, देन थर्मो, और इसके बाद एक्सो भी होती है, एक एटमॉस्फेयर से बाहर ही होती है। ये स्ट्रैटोस्फेयर में हमारी पाई जाती है ओजोन लेयर। कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रैटोस्फेयर में, जो यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करे, जिसमें डिप्लीशन अंटार्कटिका में देखी गई थी 1987 के अराउंड। ठीक है, अब देखो स्ट्रैटोस्फेयर में ओजोन लेयर का होना इज इंपॉर्टेंट। CFCs वगैरह इसको तोड़ रहे थे, बट हमने इनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में अगर होना तो हमारे लिए हार्मफुल है। स्ट्रैटो में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करती है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14, देखो विटामिन का आप लेक्चर देख लें, मैं इतना यहाँ पर नहीं बताऊंगा। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन ना हो, बट एग्जाम में कई बार पूछ लेती है, JKSSB का फेवरेट टॉपिक है। विटामिन के डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी लेट्स टू, विटामिन के की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होगी तो क्या होता है, डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन के साथ इंटरफेरेंस, नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी। क्या होता है अगर आपकी विटामिन के की डेफिशिएंसी, तो क्लॉटिंग में टाइम लग जाता है। ठीक है, डिलेड क्लॉटिंग, ब्लड की जो क्लॉटिंग हो जाती है ना, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं फॉर ब्लीडिंग रोकने के लिए, तो वो कम हो जाता है। और जो नाइट ब्लाइंडनेस के साथ आपको पता है विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी के साथ विटामिन C एसोसिएटेड। यार ये ट्रिक के साथ पढ़ाया हुआ है, रेस टू फाइट एक ट्रिक बताई थी आपको, एक ट्रेन पुल पर चली बहुत फास्ट, कुछ ऐसा करके आपको पढ़ाया, वो देख लेना। इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन, इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन के साथ मेनली विटामिन डी, और भी होते हैं बट विटामिन डी मेनली डील करते हैं इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन के साथ। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स अकर। तो यार ट्रांसपोर्ट, दो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपके सिलेबस में मेंशन है प्लांट्स में, तो एक होता है ट्रांसपोर्टेशन होना फूड का, सॉरी, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन किसका, वाटर का। ट्रांसपोर्टेशन जो फूड मटेरियल का है वो किसके थ्रू होता है, ये पूछ रहा है। फ्लॉर्स के थ्रू, कंपेनियन सेल के थ्रू, ट्रैकिड्स के थ्रू, के सीव एलिमेंट्स के थ्रू। तो किसके थ्रू होता है, सीव ट्यूब्स के थ्रू जिसको बोलते हैं, किसके थ्रू फूड मटेरियल ट्रांसफर होता है, हमें ये बताना है। ट्रांसफर जो फूड मटेरियल का होता है वो होता है मेनली सीव एलिमेंट के साथ। देखो होता क्या है, फूड मटेरियल को कौन लेके जाते हैं, फ्लोइम, प्लांट्स में फ्लोइम लेके जाते हैं। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीव एलिमेंट्स, एक होता है कंपेनियन सेल, ठीक है, तीसरा आ गया पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, और फोर्थ आ गया हमारा फ्लोइम फाइबर, फ्लोइम फाइबर।
ये चारों मिलकर फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू का काम होता है फूड मटेरियल का हाई प्लांट्स में ट्रांसफर करना। साइव एलिमेंट जो है मेनली इसमें डील करता है फ्लोएम को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाने की, मतलब खाने को एक दूसरे के दूसरे लीव्स में खाना बनता है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके जाना, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। अगर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवानी है तो प्लांट्स में कौन होते हैं, प्लांट्स में हमारे पास होते हैं, उसमें जाइलम टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। इसमें कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेकिड्स, एक होते हैं वेसल्स, और बाकी 2 वही होते हैं पैरेन्काइमा और फाइबर, बट यहाँ पर इसको बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फ्लोएम के है ना, फ्लोएम के सारे जो होते हैं लिविंग एलिमेंट, लिविंग टिश्यूज होते हैं, बट फाइबर को छोड़ के, फाइबर इज नॉन लिविंग। जाइलम के केस में सारे जो है वो नॉन लिविंग होते हैं, बस पैरेन्काइमा लिविंग होता है। पैरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जाइलम सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही करवा सकता है वाटर, बट फ्लोएम अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट हर तरफ करवा सकता है। ये लीव से आप एक लीव्स में खाना बना उसे बार्क में ले जाओ, नीचे ले जाओ, ऊपर भी तो जाता है, ठीक है, ऊपर वाले प्लांट स्टेम के थ्रू ऊपर भी जाता है। ये सारे पोर्शन में हमारे कौन काम करता है, फ्लोएम काम करता है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन इज ट्रांसपीरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, वाटर का लीव्स के प्लांट की लीव से बाहर निकल जाना। वो किसके थ्रू रेगुलेट होता है, पैरेन्काइमा सेल, गार्ड सेल, एपिथेलियल सेल और नन ऑफ अबव। एपिथेलियल तो ह्यूमंस में होते हैं ना सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है। देखो इसका आंसर है गार्ड सेल। आपने देखा होगा प्लांट की जो लीव्स होती हैं, ध्यान सुनो, प्लांट की लीव्स की सरफेस के ऊपर से ना ट्रांसपीरेशन होती है, मतलब वाटर बाहर निकलता है। किसके थ्रू निकलता है, स्टोमेटास। स्टोमेटास क्या होता है, प्लांट्स की लीव्स में ओपनिंग होती है। इस स्टोमेटास के आगे पीछे गार्ड सेल होते हैं, यही कंट्रोल करते हैं किस तरह से गैसेज एक्सचेंज होगी और वाटर लॉस होगा। एक और प्रोसेस मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जब मैंने ये ट्रांसपीरेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था, ग्यूटेशन, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। ग्यूटेशन क्या होता है, ग्यूटेशन के केस में प्लांट के लीव की टिप से वाटर का बाहर निकला, और टिप के ऊपर से जो पानी बाहर निकला है दैट इज नोन एज ग्यूटेशन, और लीव की सरफेस से निकला दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन में ही ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये बेसिकली ग्यूटेशन जो है ना जाइलम की वजह से होता है। ये किसकी वजह से, जाइलम की होता है। ये किसकी वजह से होता है, स्टोमेटास की वजह से होता है। स्टोमेटास में गार्ड सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटास, और उसकी वजह से गैसेज और वाटर जो है वो एक्सचेंज होता है। द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, रिस्पायरेशन लिविंग बीइंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ। किसका लिविंग बीइंग में रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फोटो डिकम्पोजिंग, इलेक्ट्रो केमिकल। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आपने 2 चीज़ें बतानी, एक तो आपने मुझे बताना कि रिस्पायरेशन जो है लिविंग में वो कौन सा प्रोसेस है, और दूसरा मैंने आपको बोला गोल्डस्टीन ने किस चीज़ को डिस्कवर। ये दोनों मुझे ना आंसर दिखने चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने ये लेक्चर देखा ना, इसी तरह हम डिफरेंट जो बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड भी लेक्चर लाएंगे। कोशिश आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से टॉपिक के रिलेटेड आपको लेक्चर चाहिए, वो आएंगे। MS कंप्यूटर के जहाँ पे MS ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, और भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने वो कवर कराए, तो कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट भी जरूर देखना। जनरल इंग्लिश में भी लेक्चर पढ़े हुए हैं, GK जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन के भी पढ़े हुए हैं, सारे ऑलमोस्ट कवर हैं। आप जाके उन लेक्चर्स को देखो और रिवाइज करो, मॉक में इनरोल करो, ठीक है। अभी भी कुछ दिन हो, कल आपका जो मॉक टेस्ट है वो आपको OMR बेस्ड प्रोवाइड करूँगा। OMR शीट में आज ही टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। और आपका कल और जो 3 मार्च का टेस्ट है ना, वो OMR बेस्ड लूँगा। OMR शीट डाउनलोड कर लेना, निकाल लेना उसका प्रिंट, क्वेश्चन पेपर आपको आएगा, क्वेश्चन पेपर से OMR शीट भरना, ताकि एग्जाम में गलतियाँ ना होगी। शाम को आंसर की आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। और बाकी रही इन टेस्ट की बात, 2023, 26 ये ऑलरेडी टेस्ट है, CBT मोड में या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट में पढ़े हो, आप अभी भी जाके इन टेस्ट को दे सकते हो। अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं आपके लिए। कैसे इनरोल करना है, एक वीडियो है 3-4 मिनट की, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें देख लेना। अदरवाइज आप awakeningclasses.in ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल में जाके सिंपली सर्च करना, वहां पर जाके आपको ये जो है टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा। दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। शेयर करो विद अदर्स, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।